नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत। इसके पहले जो अरबी आक्रमण थे उन सब का टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत देखते हैं कि इसमें कौन कौन से शासक यहाँ पे आते हैं, कौन कौन शासक यहाँ पे आते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि मोहम्मद गोरी जो है यह लास्ट आक्रमण किया था दिल्ली पे। यह लास्ट आक्रमण किया था और इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। लेकिन जैसा हमें पता है कि मोहम्मद गोरी को कोई संतान नहीं थी, तो इसलिए उसको उत्तराधिकारी की तलाश थी। उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए अपना, तो वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। मोहम्मद गोरी के साथ बहुत ज़्यादा किसकी संख्या थी? दासों की संख्या थी। तो इसीलिए जो दास थे उन्हीं में से एक दास को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। दास कहिए या गुलाम कहिए, एक ही चीज़ होता है। दास या गुलाम कहिए, एक ही चीज़ होता है। इसीलिए 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक जो वंश शासन करता है वह गुलाम वंश होता है। गुलाम किसके रहते हैं? यह मोहम्मद गोरी के। तो 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत शासन करने वाले तुर्क सरदारों को क्या कहा जाता था? गुलाम वंश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुलाम शासक कहा जाता था इनको। इस काल में कुतुबी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है, शमसी इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है, और बलबन के नाम से राजवंशों ने शासन किया। यह हमें ध्यान रखना है। कुतुबी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से, और शमसी ने इल्तुतमिश के नाम से, और बलबन के नाम से राजवंशों ने शासन किया। इल्तुतमिश तथा बलबन ये इलबरी तुर्क थे। ये कौन थे? ये इलबरी तुर्क थे। गुलाम वंश दास वंश के सभी सुल्तानों में केवल 3 ही दास थे। कौन कौन थे? 3 दास थे। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन, ये 3 दास थे। क्या थे? दास थे। इसके बाद अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल रहता है 1206 से लेकर के 1210 तक। 1206 से लेकर के 1210 तक किसका शासक रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ऐबक कौन रहता है? यह दास रहता है मोहम्मद गोरी का। किसका दास रहता है? मोहम्मद गोरी का। 1206 से 1210 का जन्म इसका तुर्किस्तान में हुआ था, जिसे मोहम्मद गोरी ने गजनी में एक व्यापारी से खरीदा था। किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने, और गजनी में ही खरीदा था इसे। गोरी के गुलाम सरदार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश अर्थात दास वंश की स्थापना की एवं लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वह दिल्ली में नहीं बैठा, लाहौर में ही अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 किया। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं जो याद रखना है। 24 जून 1206 को इसने अपना राज्याभिषेक कराया। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी, बल्कि केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों से संतुष्ट था। सिपह सालार से मतलब ये जब अपना राज्याभिषेक करवाया तो इसने क्या किया कि अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, बल्कि यह मलिक और सिपह सालार की उपाधि से ही खुश रहा। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा, कुतुब मीनार की जो नींव डाली गई थी यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने डलवाया था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। इनके नाम पर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर की थी, जिसका पूरा करवाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। किसको जाता है? इल्तुतमिश को। यह एक 5 मंजिला इमारत है। कितना है? 5 मंजिला इमारत है। कई बार फैक्ट भी पूछ लिया जाता है। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी ऐबक ने ही करवाया था।
मतलब कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। कई बार पूछ लिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो यह एक मस्जिद है, यह एक मस्जिद है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, ऐबक को उदारता एवं दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बख्श। ये भी फैक्ट बार बार पूछा जाता है कि किस गुलाम शासक को लाख बख्श कहा जाता है, तो यह ऐबक को कहा जाता है। ये फैक्ट हमें याद ही होने चाहिए। ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन शासक है जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी, तो यह कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये फैक्ट हमें याद रखने हैं। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे हम देखते हैं, अब इसके बाद जो आता है वह आता है इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद रहता है। उसका क्या रहता है? गुलाम एवं दामाद। अपनी बेटी की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किससे किया था? इल्तुतमिश से। सॉरी दोस्तों, इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक तुर्किस्तान का इलबारी तुर्क था। ये भी फैक्ट पूछा जाता है कि कौन था? इलबारी तुर्क था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इतिहास फैक्ट हमें याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसका दामाद इल्तुतमिश। ऐबक की मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का। कहाँ गवर्नर था? बदायूं का। इल्तुतमिश राजधानी को लाहौर से, अब इसने लाहौर से कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। ये कौन लाता है? यह लाता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसे लाता है। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। तुर्कान चहलगानी कहा जाता है और इसे चालीसा कहलाता था भी। तो यही इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की थी, जिसमें 40 गुलाम सरदार रहते थे। तो फैक्ट कई बार पूछा जा चुका है। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल चलवाया। चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। अप्रैल 1236 में हो गई थी। तो ये इल्तुतमिश के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये हमें याद ही रखना चाहिए कि यह इलबरी तुर्क था, ऐबक का गुलाम और दामाद था। जिस समय ऐबक की मृत्यु हुई यह बदायूं का गवर्नर था। इसने लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया। इसने ही 40 गुलामों का एक गुट बनाया था, जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता था, चालीसा के नाम जाना जाता था। इक्ता व्यवस्था इसने शुरू किया था। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था और इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1236 में हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं, इसमें जो टॉपिक है यह आती है रजिया बेगम। रजिया बेगम भी एक महान मुस्लिम शासिका थी। एक महान मुस्लिम शासिका थी। और जैसा इसके बारे में कहा जाता है कि अगर यह महिला न होती तो इसका नाम भी अकबर जैसे लोगों के साथ लिया जाता, क्योंकि इसके अंदर इतनी प्रतिभा थी। लेकिन यह बेटी किसकी थी? यह बेटी थी इल्तुतमिश की, क्योंकि इल्तुतमिश के कोई भी पुत्र योग्य नहीं थे जो उसका उत्तराधिकारी का पद ले सकें, इसका पद ले सकें। तो 1236 से लेकर के 1240 प्रथम मुस्लिम महिला थी। यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। और रजिया ने प्रदा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कोट और टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुँह जाती थी। तो कुबा और कुलाह पहन करके यह खुले मुँह जाती थी। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों तक इतिहास सुल्तानों और अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास था। रजिया के काल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संघर्ष आरंभ हुआ। रजिया ने जब सत्ता संभाला तभी से यह स्टार्ट हो गया। रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर या अश्वशाला का
अशोक सालक क्या इसको नियुक्त किया था? प्रधान नियुक्त किया था। अमीर आखूर, रजिया ने मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखूर अशोक सालक का प्रधान नियुक्त किया। और रजिया ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुतुनिया से पराजित होकर उससे विवाह कर लिया था। यह किससे शादी की थी? अल्तुनिया से। किसने शादी किया था? अल्तुनिया से। किसने शादी किया था? रजिया ने। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को ईस्वी को डाकुओं को गिरोह द्वारा कैथल में कर दी गई थी। किसके पास कर दी गई थी? कैथल के पास कर दी गई थी। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 ईस्वी में नायब मुमलिकात का पद प्रदान किया एवं बलबन को उलुग खां की उपाधि दी गई। अब इसके बाद कौन आ जाता है? जब इसकी हत्या हो जाती है तो फिर कौन आ जाता है? नसरुद्दीन महमूद बलबन। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को बना रहा है क्या? नायब मुमलिकात। क्योंकि अब इसके बाद जो सत्ता संभालेगा वह प्रधान शासक कौन है? बलबन है। कौन है? बलबन है। तो आगे हम देखते हैं कि बलबन जो है 1266 से लेकर के 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक यह शासक रहा। अब ये कुछ शासक इसमें जो बीच में हैं उनको हटा दिया गया है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उन शासकों को लिया गया है जो उनका काफ़ी कुछ अच्छा योगदान रहा है। तो इल्तुतमिश का गुलाम था और इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। तो मतलब ये भी क्या था? गुलाम ही था, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है? बहाउद्दीन, जो हमें याद रखना है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज बताया है। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। तो यह 1266 में दिल्ली पे सिंहासनारूढ़ होता है। कहाँ होता है? दिल्ली पे सिंहासनारूढ़ होता है। और उसी समय मंगोलों का आक्रमण होता है जिसको यह आसानी से विफल कर देता है। तुर्काने चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्काने चिहलगानी यही था जो इल्तुतमिश ने बनाया था 40 गुलाम सरदारों का, उसका इसने ख़त्म कर दिया। उसे क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। कई बार यहाँ से फैक्ट पूछा जाता है कि सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था। कि मतलब झुक करके जो पैरों को चूमते थे, ज़मीन चूमते थे सरदार के पास, यह प्रथा किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। तो यहाँ से फैक्ट काफ़ी बनता है जो आपको याद रखना है कि राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा किसने शुरू किया था? तो यह शुरू किया था बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज़ उत्सव भी प्रारंभ किया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त नीति का भी पालन किया। लौह एवं रक्त नीति का। तो यहाँ से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि अधिकतर से बार बार पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त नीति किसने शुरू की थी, किसके समय में था? तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। यह किसके समय था? बलबन के समय में था। किसके समय में था? बलबन के समय में था। आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारा टॉपिक जो रहा, इसमें गुलाम वंशों के वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं जो मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी इसमें है तो बहुत डिटेल में, लेकिन हमें वो फैक्ट याद रखना है जो हमें ज़्यादातर एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो हमें पहले रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और फिर बलबन, और इनके वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है जो इनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ऑडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।